आज हमारा टॉपिक है बेंडिंग वॉल, जो कि बहुत ही फेमस पोइम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। इस लेक्चर के जरिए हम जानेंगे इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं बेंडिंग वॉल की बेसिक इंफॉर्मेशन। बेंडिंग वॉल जो 1914 में पब्लिश हुई थी नॉर्थ ऑफ बॉस्टन पोइटिक वॉल्यूम में। इस पोइम के अंतर्गत हमें दो कैरेक्टर पता चलते हैं। एक स्पीकर जो कि एक कवि खुद ही है, ही डज नॉट वांट टू मेक द वॉल, जो कि वॉल को बनाना नहीं चाहता है। और दूसरा जो कैरेक्टर इसमें नजर आता है वो है नेबर, उसका पड़ोसी। ही वांट्स टू मेक द वॉल, जो वॉल को बनाना चाहता है। तो दोनों के विचारों में हमें कॉन्ट्रडिक्शन इस पोइम में देखने को मिलता है। सेट कंट्री साइड इन स्प्रिंग सीजन, इस पोइम को जब सेट किया गया था ये ग्रामीण क्षेत्र में स्प्रिंग सीजन के टाइम पे लिखी गई पोइम है। इस पोइम के अंतर्गत हमें 45 लाइन्स मिलती हैं जो कि वन वर्ड पैराग्राफ में लिखी गई हैं। इसके अंदर फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, लेकिन जहां पर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है वहां पर हमें कवि या लेखक के पर्सनल टोन का आवाज होता है। और ये पोइम एक प्रकार की ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इसका जो मुख्य थीम जो है वो है मॉडर्न एंड ऑर्थोडॉक्सी एटीट्यूड, और जो मेन थीम है इस मेन डिवीजन की, किस तरीके से व्यक्ति जो है खुद ही डिवीजन विभाजन करता है। इसका जो इंट्रोडक्शन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट बेंडिंग वॉल इज ए फाइन ड्रामेटिक मोनोलॉग, एक बहुत ही अच्छा ड्रामेटिक मोनोलॉग है, एक नाटकीय संवाद जिसे कह सकते हैं। इट वॉज पब्लिश इन 1914 नॉर्थ ऑफ बॉस्टन में पब्लिश हुआ 1914 में। द हीरो द स्पीकर इज द पोइट हिमसेल्फ, इसका जो हीरो है वो खुद कवि है। ही आस्क्स हिज नेबर टू रिमूव एन अनवांटेड वॉल बिटवीन देयर ऑर्चर्ड, जो कि अपने पड़ोसी से अपने बीच में जो एक अनवांटेड वॉल है उसको हटाने के बारे में पूछता है। द पोइट हैज एन एप्पल ऑर्चर्ड, कवि के पास सेब का बगीचा है। एंड हिज नेबर अ पाइन एप्पल ऑर्चर्ड, और उसके पड़ोसी के पास पाइनएप्पल का बगीचा है, पाइनएप्पल के पेड़ हैं। द पोइट इज ए मैन ऑफ मॉडर्न व्यूज एंड डिसलाइक्स वॉल्स एंड बैरियर्स, कवि आधुनिक विचारों वाला व्यक्ति है और वह दीवालों को या किसी प्रकार की रुकावटों को पसंद नहीं करता है। The neighbor is an old conventional man who goes on repeating his father's saying, good fences make good neighbors। जबकि जो पड़ोसी एक बहुत ही पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा वाला व्यक्ति है जो अपने फादर के कथन को बार बार रिपीट करता है कि गुड फेंसेस मेक गुड नेबर, की अच्छी दीवारें हमेशा अच्छी पड़ोसी बनाती हैं। Summary of the poem. In the beginning, the poet does not like the wall and regards it as unwanted. शुरू में कभी दीवार को पसंद नहीं करता और वह इसको एक अनवांटेड कहकर बुलाता है। ही पॉइंट्स आउट द मिस्ट्री ऑफ नेचर, और वह बताता है कि वो प्रकृति का ही इसमें रहस्य छुपा हुआ है। सॉलिड फ्रोजन ग्राउंड राइजेस, बिग बॉर्डर्स आर हीटेड बाय द सन, रिजल्टिंग इन देयर ब्रेकिंग एंड फॉलिंग, मेकिंग holes in the wall. The holes are so big that even two men may pass through the together. Solid frozen ground rises. हम देखते कि स्प्रिंग टाइम में हमारी जो वॉल होती है, दीवार होती है, दीवार के अंदर प्लास्टर छूटने लगता है, अंदर से दीवार स्वेलिंग होने लगती है, फूल जाती है। तो वहाँ फ्रोजन बिकॉज ऑफ द सीजन, जो हमारे जो सीलन होती है सीलन की वजह से होती थी। और ये बिग बॉलर, इसमें बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं आर हीटेड बाय द सन, और सूरज की गर्माहट से ये बड़े बड़े जो स्टोन्स होते हैं उनमें ब्रेक, वो चटकने लगते हैं, दरार पड़ जाती है। एंड फॉलिंग मेकिंग होल्स इन द वॉल, और दीवार के अंदर बड़े बड़े होल्स सुराख हो जाते हैं। द होल्स आर सो बिग, और होल्स इतने बड़े होते हैं दैट इवन टू मैन मे पास थ्रू देयर टुगेदर, कि दो व्यक्ति साथ साथ वहां पर गुजर सकते हैं। इट इज क्लियर स्पष्ट है दैट नेचर कंफर्म्स हिज व्यू पॉइंट, कि प्रकृति शायद अपने विचारों को व्यक्त करती है कि उसे भी दीवार पसंद नहीं है। इसीलिए हर बार जब स्प्रिंग टाइम आता है तो बॉल में सीलन आने लगती है, वहाँ प्लास्टर छूटने लगता है, और वहाँ पर जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है तो वहाँ पे दरारें पड़ जाती है धीरे धीरे करके, वो जो क्योंकि जो पत्थर है वो गिरने लगती है, वहाँ होल्स हो जाते हैं और दो लोग एक साथ वहाँ पे गुजर सकते हैं। तो इस तरीके से लगता है कि प्रकृति खुद वहाँ वॉल को बनाना नहीं चाहती है। बट द नेबर इज नॉट रेडी टू रिगार्ड हिज आर्ग्यूमेंट एज ए सीरियस इंपॉर्टेंट एडवाइस, लेकिन जो पड़ोसी है वो तैयार नहीं होता है इसको एक इंपॉर्टेंट एडवाइस मानने के लिए, अपने आर्गुमेंट के अंदर उसके आर्गुमेंट को नहीं मानता है। The second stanza exposes difficulties in making the wall by using stone pieces of irregular size. जो सेकंड स्टैंजा है उसके अंतर्गत
किस तरीके से दीवार बनाने में जो प्रॉब्लम्स होती है उसको व्यक्त करती है। बाई यूजिंग स्टोन पीसेस ऑफ इरेगुलर साइज, वो कहते हैं कि वहां पर जो स्टोन पीसेस है, जो पत्थर के जो टुकड़े हैं, वो इरेगुलर साइज के, यानी वो एक जैसे एक समान साइज के नहीं, वो अलग अलग साइजेस के हैं, जिससे कि दीवार को बनाने में प्रॉब्लम होती है। ओनली ए मैजिक में सक्सीड इन बैलेंसिंग द स्टोन पीसेस, सम राउंड एंड सम फ्लैट। केवल एक मैजिक, हम आज जिसे कहते हैं सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, वो एक प्रकार का मैजिक है, उसको प्रूव किया जाता है और उनके बीच में संतुलन लाने के लिए, पत्थरों के बीच में, क्योंकि पत्थर जो है वो कुछ बॉल के शेप में है, कुछ ब्रेड की शेप में है। द पोएट डज नॉट लाइक दिस लेबर डन विदाउट एनी प्रॉपर कॉज बिहाइंड इट। इसको किसी विशेष कारण के बिना कभी इस प्रकार की मेहनत को नहीं करना चाहता है। In the third stanza, the poet requests the neighbor to remove the wall which requires repairs every year in spring. थर्ड स्टैंड में कभी पड़ोसी से प्रार्थना भी करता है, रिक्वेस्ट करता है कि वो दीवार को वहां से हटा ले, जो कि हमेशा मांग करती है हर साल स्प्रिंग टाइम में कि उसको रिपेयर, उसकी मरम्मत की जाती है। देयर इज नो कार टू ट्रेसपास और डैमेज और चार्ज। वो कहता है कि डेफिनेटली हमें दीवार की जरूरत क्यों है, जब हमको बार बार रिपेयर करना पड़ता है, इसका मतलब प्रकृति खुद चाहती कि दीवार ना हो, तो हमको दीवार हटा देनी चाहिए। और वैसे भी हमारे पास गाय नहीं है, जो गाय एक ऑर्चार्ड से दूसरे ऑर्चार्ड में जाएंगे या हमारे ऑर्चार्ड को डैमेज, नुकसान पहुंचाएंगी। बट द नेवर इज सो फर्मली इंटरेस्टेड इन द वॉल, लेकिन नेवर काफी दृढ़ विश्वास है उसको, या फिर वो बहुत ही ज्यादा इतना इंटरेस्टेड कि वो दीवार बनाना चाहता है, दैट इवन विदाउट द पोएट्स हेल्प ही रिपेयर्स द वॉल, यानी वो कभी की हेल्प के बिना भी वो दीवार को बनाना शुरू कर देता है, वह रिपेयर करता है। In the last stanza, the poet tries again to convince his neighbor regarding the uselessness of the wall. अंतिम स्टेंजा में भी कवि अपने पड़ोसी को समझाने की कोशिश करता है कि इस बेकार की दीवार के बारे में, but his conventional neighbor expresses his firm faith in his father's old saying that good fences make good neighbors. लेकिन जो रूढ़िवादी जो विचारधारा है जिस पड़ोसी की, वो केवल अपने दृढ़ विश्वास को व्यक्त करता है कि जो उसके फादर कहते हैं कि अच्छी दीवारें अच्छी पड़ोसी बनाती हैं। He does not want to come out of darkness of ignorance. वह अपनी अज्ञानता के अंधकार से बाहर नहीं आना चाहता। तो इस तरीके से जो जो रूढ़िवादी जो पड़ोसी है, वो इग्नोर है उसको, वो अपने अंधकार के लाइफ में ही अंधकार का एक जीवन जीता है, और वो इग्नोर करता है, एक मॉडर्न एटीट्यूड को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो देखते हैं कि द पोएम इज फुल ऑफ ग्रेट आइडियाज, इसमें बहुत सारे ग्रेट आइडियाज ही, महान विचार भी देखने को मिलते हैं। द पोएम इज अ स्ट्रॉन्ग प्ली अगेंस्ट द ग्रोइंग फीलिंग सेपरेशन ऑन द बेस ऑफ फेटेड फॉरगॉटन डिवीजन। हमने देखा कि आज वो टाइम काफी गुजर चुका है और हम बहुत सारी चीजों को भूल भी चुके हैं। वो एक डिवीजन, उसके आधार पर हम देखते हैं कि हमारी जो सेपरेशन की जो भावना है वो लगातार बढ़ती चली जाती है, उसी के प्रति एक रिक्वेस्ट है। द पोएट एनकरेजेस फ्री व्यूज, कवि जो है मोटिवेट करता है स्वतंत्र विचारों को, फ्री लिविंग डिस्कार्डिंग यूजलेस रेस्ट्रिक्शन, और बेकार की जो यूजलेस फालतू बने की जो होती है ना लाइफ को जब हम जीते हैं, वो फ्री स्वतंत्र रूप से जीवन को जीना चाहता है, उस लाइफ स्टाइल को इग्नोर कर देता है जो बेकार होती है, जिसमें रेस्ट्रिक्शन होता है, रुकावट होती है। इफ द आइडिया इज एक्सटेंडेड, यदि इस आइडिया को आगे बढ़ा दिया जाता है, द पोएम बिकम्स एन इंस्पिरेशन फॉर द इंटरनेशनल ब्रदरहुड। तो ये कविता एक प्रकार से प्रेरणा स्रोत बन जाती है हमें अंतर्राष्ट्रीय ब्रदरहुड भाईचारे के लिए। इट इज अटेनेबल, और हम भाईचारा प्राप्त भी कर सकते हैं इफ द नैरो वॉल्स बिगिन बिटवीन कंट्रीज आर एबोलिश्ड, अगर हम देशों के बीच से ये छोटी छोटी दीवारों को अगर समाप्त कर दें। These are conventional people who oppose the removal of wall. हालांकि ये रूढ़िवादी लोग होते हैं जो हमेशा दीवारों को हटाने के अगेंस्ट खड़े रहते हैं, जो हमेशा दीवार को बनाना चाहते हैं, लेकिन कभी दीवारों के अगेंस्ट। वो कहता है कि हमें छोटी छोटी दीवारें ऐसी नहीं बनानी चाहिए, बल्कि हमें ब्रदरहुड में विश्वास रखना चाहिए। हाई इमेजिनेशन, इसमें पोइट की जो कल्पना है वो काफी उच्च प्रकार की है। द पोएम इज फुल ऑफ हाई इमेजिनेशन से भरी हुई है। द पोइट इमेजिन्स दैट नेचर हैज ए मिस्टीरियस पावर which makes holes in big ballers and the will is due for repair. तो कभी कल्पना भी करता है कि जो प्रकृति है उसमें एक रहस्यात्मक शक्ति पाई जाती है जो हमेशा इतने बड़े बड़े होल कर देती है और बड़े बड़े जो स्टोन्स होते हैं उनको गिराकर होल बना देती है, सुराख बना देती है, एंड और बॉल को उसमें हमें रिपेयर की आवश्यकता पड़ जाती है। द पोएट इमेजिन्स हिज नेबर इज अंडर द इम्प्रेशन, कभी कल्पना भी करता है कि शायद उसका जो पड़ोसी उसको यही एक इंप्रेशन में रहता है कि दैट हिज एप्पल ट्रीज विल ईट द नेबर्स पाइनएप्पल, की उसके जो एप्पल के ट्रीज हैं उसके कभी के, वो पड़ोसी के पाइनएप्पल ऑर्चार्ड में जाएंगे और उसकी
फसल को डैमेज कर देंगे, इसलिए शायद वो बॉल को बनाना चाहता है। और यहाँ वो व्यंग्यात्मक तरीके से कहता है माई एप्पल ट्रीज विल नेवर गेट अक्रॉस, कि मेरे जो एप्पल के ट्रीज हैं वो मेरे बगीचे को पार नहीं करेंगे कभी भी, एंड ईट द कॉर्न अंडर हिज वाइन, और उसके पाइनएप्पल के पेड़ को नहीं खाएंगे उसके। आई टेल हिम, मैं हमेशा उसको ऐसी बात बताता हूँ, उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, बट द जो नेबर है वो ओल्ड कन्वेंशन एटीट्यूड का है। पिक्टोरिकल आर्ट, जो पोएम हाउस के अंदर हमें पिक्टोरियल आर्ट भी देखने को मिलती है। द पोएट प्रेजेंट ब्यूटीफुल बर्ड पिक्चर, बहुत ही सुंदर बर्ड पिक्चर को उसने प्रस्तुत करता है। द पिक्चर ऑफ इरेगुलर साइज स्टोन पीसेस एंड बेंडिंग बॉल विद दैट इज रिमार्केबल। जब वो कहता है कि जो स्टोन पीसेस है वो अलग अलग साइज के हैं, तो यहाँ डेफिनेटली लगता है उसने बहुत ही खूबसूरती शब्दों का इस्तेमाल किया है। और जो बेंडिंग बॉल जो उसने यूज किया बहुत ही रिमार्केबल, स्मरणीय बन जाती है पोएम हमारे लिए। टू ईच द बॉलर्स दैट हैव फॉलन टू ईच, यानी बॉलर्स को मतलब स्टोन पीसेस जो पत्थर है वो एक के ऊपर एक रखे हुए और एक के नीचे, जैसे एक पत्थर नीचे से गिरता तो ऊपर सारे वाले पत्थर वो सारे नीचे गिरने लगते हैं। एंड सम आर लॉब्स एंड सम सो नियरली बॉल्स, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सम आर लॉब्स का मतलब ब्रेड के आकार के हैं, सम सो नियरली बॉल्स कुछ गेंद के आकार के बॉल्स हैं, स्टोन्स हैं। और यही वजह होती है क्योंकि जितने भी पत्थर है वो एक जैसे साइज के नहीं है, जब अनइक्वल वो साइज होगा उनका तो नेचुरली वो गिरने लगते हैं। We have to use a spell to make them balance। देखिए स्पेल मीन्स होता है म्यूजिक। अब म्यूजिक यहाँ पे होता है कि जब हम अपनी कोई वॉल बनाते हैं तो हम सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सीमेंट का इस्तेमाल आराम से हो जाता है क्योंकि हमारे पास जो ब्रिक्स होती है, जो ईंटें होती है वो सेम साइज की होती है, लेकिन यहाँ पर जो स्टोन्स हैं वो सेम साइजेस के नहीं है, तो इन्हें बहुत डिफरेंट टाइप का मैजिक का इस्तेमाल करना पड़ता है। और कभी कभी किस तरीके से वो एड्रेस करते हैं स्टोन्स को। स्टे वेयर यू आर अंटिल आवर बैक्स आर टर्न, प्लीज यहीं पर रुके रहो जब तक हमारी पीठ टर्न ना हो जाए, हम अपने घर वापस ना चले जाएं, प्लीज जब तक आप यहाँ पर बने हो। इस टाइप का वो मैजिक, शब्दों का मैजिक वो वहां पर यूज करते हैं। वी वियर आवर फिंगर्स रफ विद हैंडलिंग देम, और उन पत्थरों को हैंडलिंग करते हुए उनकी जो फिंगर्स हैं वो भी कैसे हो जाती है? रफ हो जाती है। इसमें जो पोएम के अंदर बहुत ही खूबसूरत लिटरेरी डिवाइसेस का भी यूज किया गया है। सिंबॉलिज्म, ये पोएम एक प्रतीकात्मक पोएम है। ही मूव्स इन डार्कनेस, वह अंधेरे में मुड़ जाता है, तो अंधेरे में चला जाता है, तो अंधेरा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो डार्कनेस है सिंबल है किसका? उसकी पड़ोसी की इग्नोरेंस का, क्योंकि जो कभी जो है कभी उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका जो पड़ोसी पुरानी विचारधारा का है वो हमेशा अपनी अज्ञानता को ही इंपॉर्टेंस देता है। तो यहाँ पर डार्कनेस का मतलब उसकी अज्ञानता से मतलब है। The mending of wall is a symbol of the useless military expenses which may be avoided in case of international brotherhood। यहाँ पर जो मेंडिंग वॉल है, मेंडिंग वॉल भी एक प्रकार का सिंबल है उस बेकार की जो मिलिट्री एक्सपेंस होती है, जो मिलिट्री हमारी जो आर्मी होती है वो फालतू के जो खर्चे करती है, वो क्या करती है कि छोटी छोटी दीवारों को बनाती हैं। तो कहती है कि अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाईचारे को अगर अपनाएंगे तो हमें इतने फालतू पने के खर्चे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए हमें दीवार नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारे जो विचार हैं वो आधुनिक बनानी चाहिए, हमें इंटरनेशनल ब्रदरहुड में बिलीव करना चाहिए। इसके अंदर हम मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच भी पाते हैं। एंड सम आर लॉब्स एंड सम सो नियरली बॉल्स। तो यहाँ जो लॉब्स वर्ड का जो इस्तेमाल किया गया है, लॉब्स का मतलब होता है ब्रेड एंड बॉल्स का मतलब होता है ज्ञान। तो यहाँ पर जो कवि ने कहा है कि शेप्स ऑफ द स्टोन, तो लॉब्स एंड बॉल्स का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट द शेप्स ऑफ द स्टोन। यहाँ जितने पत्थर है वो अलग अलग साइज के हैं, कुछ बॉल के आकार के, कुछ ब्रेड के आकार के हैं। हमें इस पोएम में सिमरी देखने को मिलती है। इन ईच हैंड लाइक एन ओल्ड स्टोन सेवेज्ड आर्म। तो एक ओन एन ओल्ड स्टोन सेवेज, पुराने जमाने में एक पाषाण युग में एक जंगली टाइप के लोग होते थे, जो पत्थरों की जो पाषाण युग में जितने भी लोग पाए जाते थे, इसका जो पड़ोसी वो भी उसके समान ही नजर आता है। जब वो दोनों अपने हाथों में स्टोन्स को लेकर के वो आगे बढ़ता चला जाता है दीवार को बनाने के लिए, जब वो आगे आता है तो वहां पर उसको कभी उसको देखकर उसको पाषाण युग के व्यक्ति की याद आ जाती है। तो यहाँ पर उसका जो कंपैरिजन है, पड़ोसी का कंपैरिजन पाषाण युग के व्यक्ति के साथ किया गया। तो वैसे भी यहाँ पर लाइक वर्ड का इस्तेमाल किया जो कि हमें इंडिकेट करता है कि द पोएट हैज यूज्ड हियर द सिमरी। नाउ द कॉन्सोनेंट्स, तो कॉन्सोनेंट्स भी एक प्रकार की फिगर ऑफ स्पीच होती है, बट कॉन्सोनेंट्स में क्या होता है कि जो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो साउंड पाई जाती है लाइन के अंतर्गत। तो देख सकते हैं एंड सेट द वॉल बिटवीन अस वंस अगेन। देखिए अब यहाँ पर जो एन साउंड है एंड टी की साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। सेट ट की साउंड यहाँ आती है, बिट तो बिटवीन, तो यहाँ पर टी की साउंड है। तो इस तरीके से इस लाइन में हमें टी की साउंड भी नजर आती है जो कॉन्सोनेंट है, और यहाँ पे एन की साउंड भी आती है।
एंड नाउ साउंड है, बिटवीन नाउ साउंड है वंस, एन की साउंड है अगेन। तो यहाँ पे नाउ की साउंड, तो एन और टी दोनों साउंड पाएंगे, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है, दैट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। इन द नेक्स्ट लाइन, टू प्लीज द एल्पिंग डॉग्स द गैप्स आई मीन, तो यहाँ पर वी कैन आल्सो फाइंड द साउंड ऑफ पी, इट इज आल्सो द कॉन्सोनेंट साउंड, टू प्लीज द एल्पिंग, तो पी साउंड वी कैन आल्सो फाउंड हियर। द गैप्स तो यानी यहाँ पर हमें पी की साउंड बार बार रिपीट हो रही है, तो इट मीन्स दैट देयर इज अ रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंस फिगर ऑफ स्पीच। एसोनेंस, एसोनेंस कॉन्सोनेंस का जस्ट अपोजिट होता है, तो यहाँ पर जो रिपीटेशन होता है वोवेल साउंड का होता है। तो देखिए, टू प्लीज द एल्पिंग डॉग्स द गैप्स आई मीन, तो यहाँ पर ई की साउंड, जो ई वोवेल है उसकी साउंड ही मिलती है टू प्लीज, प्लीज ई की साउंड है, द एल्पिंग dogs the gaps are mean, e की sound we can also find here, so here assonance। एंजामेंट एक प्रकार का कंटिन्यूएशन लाइन होती है जहां पर हम ना फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं, ना हम किसी कॉमे का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि बिना किसी पॉज के, बिना किसी रुकावट के लाइन कंटिन्यूटी में चलती चली जाती है। सच इज, एंड ही लाइक्स हैविंग थॉट ऑफ इट सो बैड, वह इसी प्रकार के विचार को रखना पसंद करता, वही विचार जो उसके फादर ने उसको बताया कि गुड फ्रेंड्स मेक गुड नेबर्स, तो ये जो कथन है उसके फादर ने उसको बताया, और यही चीज को वो अपने विश्वास को मान करके वो आगे बढ़ता चला जाता, और इस बात से वो आगे नहीं बढ़ना चाहता, यानी वो पूरी तरीके से इसी चीज को पर टिका रहता है कि गुड फ्रेंड्स मेक गुड नेबर्स, और यही इस पोएम का सेंटर थीम भी बन जाती है। तो वो बार बार यही कहता है, गुड फ्रेंड्स मेक गुड नेबर, अच्छी दीवारें अच्छी पड़ोसी बनाती है, दैट इज द सेंट्रल थीम ऑफ दिस पोएम, और ये एक विभाजन का भी काम करती है पोएम। तो आई होप सो दैट कि आपको ये पोएम भी अच्छी है, समझ में भी आ गई, इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन कैसे कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, और उसमें कौन कौन सी बहुत ही सुंदर सुंदर जो बातें कवि ने इसमें इस्तेमाल की हैं, तो हम लोगों ने समझा होगा। थैंक यू वेरी मच।